गुड आफ्टरनून दीपक जी। दयानंद जी स्टार्ट हो गया है और आप अन्य लोगों से भी बोलिए जल्दी लाइव हो जाए। शुरू किया जाए। आइए, तो पिछले क्लास यानी मॉर्निंग क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटर स्टेट रिलेशन। और सेंटर स्टेट रिलेशन में एक रिलेशन हम लोगों ने बातें किया था लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध, यानी लॉ मेकिंग से रिलेटेड जो पावर अधिकार दिए गए सेंटर स्टेट को, तो किस तरह से दोनों में रिलेशन मेंटेन हैं, कैसे, इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध में हम लोग बातें किए किस तरह के मैटर पर लॉ मेकिंग सेंटर करेगा और किस तरह के मैटर पर लॉ मेकिंग कानून बनाने का काम स्टेट करेगा, और कौन से ऐसे मैटर होंगे जो सेंटर स्टेट दोनों लॉ मेकिंग करें। तो मैंने बताया था कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, दो लिस्ट की बात हुई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और नेक्स्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर होते हैं वो दोनों इंपॉर्टेंस के होते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों महत्व के विषय होते हैं, और वो मैटर्स होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ये मैटर्स होते हैं जैसे एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, वन या जंगल, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, इसी प्रकार से क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, फौजदारी विधि और प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इस प्रकार से मैरिज, शादी विवाह, डाइवोर्स जो तलाक हो जाते हैं, संबंध विच्छेद यानी टूट जाते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून, एटसेट्रा जो मैटर्स हैं ये आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का जो पावर होता है, लॉ मेकिंग का पावर, सेंटर स्टेट दोनों को होते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। बट आफ्टर मेकिंग ऑफ लॉ, कानून बनाने के बाद अगर दोनों में डिस्प्यूट, विवाद हो गया, तो सेंटर ने जो लॉ मेकिंग किया होगा वही वैलिड, वैध होगा, और स्टेट जो लॉ मेकिंग किया है, राज्य ने जो कानून बनाया है, इनवैलिड, अवैध हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्करेंट के मामले में भी, समवर्ती सूची के मामले में भी देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्टेट वीक है। इतना ही नहीं, मैंने बताया था अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा को पावर है, अगर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट बाई स्पेशल मेजॉरिटी लॉ मेकिंग कर दिया कि स्टेट लिस्ट का कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया, विशेष बहुमत से पास कर दिया कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, इतना काम राज्यसभा विशेष बहुमत से कर दिया, तो वो विषय है स्टेट का, बट उस विषय, उस मैटर पर कानून बनाने की शक्ति सेंटर को होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो स्टेट के मामले में सेंटर इतना स्ट्रांग है कि स्टेट लिस्ट के मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर लेती है। और मैंने बताया था यूनियन लिस्ट के जो मैटर हैं उन पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का पावर नहीं। इस प्रकार से देखें, और भी अंडर आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 में व्यवस्था है, राज्यसभा अगर किसी भी सर्विस, किसी भी सेवा को पास करता है बाई स्पेशल मेजॉरिटी, क्या पास कर दिया? पास कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से, कि ये सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा के रूप में, तो किसी भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप में क्रिएशन करने का पावर राज्यसभा को है, कर दिया तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए ये पावर सेंटर में दिया गया है, ये स्टेट को इस तरह से कोई पावर नहीं। यहां तक दिया गया है दो या दो से अधिक स्टेट, अंडर आर्टिकल 252 व्यवस्था है, दो या दो से अधिक स्टेट अगर सहमति देते हैं तो उनके लिए लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इस प्रकार से प्रूफ होता है कि लॉ मेकिंग के पावर से रिलेटेड जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, लॉ मेकिंग विधि निर्माण से संबंधित जो सेंटर स्टेट को पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद भी एक्स्ट्रा पावर दिया गया है सेंटर को। ये कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 248।
अंडर दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था दिया गया है रेजिड्यूरी मैटर्स यानी अवशिष्ट विषय, तो अवशिष्ट विषय जो हैं या कई रेजिड्यूरी पावर जो हैं ये दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से रेजिड्यूरी मैटर से मीनिंग है ऐसे मैटर्स जो यूनियन स्टेट कॉन्करेंट तीनों में मेंशन नहीं, तीनों में उल्लेख नहीं है, ऐसे मैटर्स को ही कहा गया है रेजिड्यूरी मैटर, अवशिष्ट विषय। और ऐसे विषय पर कानून बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। तो अंडर आर्टिकल 248 सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथोराइज किया है, उनको शक्ति दिया है कि ऐसे विषय जो यूनियन स्टेट कॉन्करेंट तीनों में से कहीं मेंशन नहीं, उल्लेख नहीं, उस विषय को माना गया है रेजिड्यूरी मैटर, अवशिष्ट विषय। और उस विषय पर कानून बनाने का पावर, लॉ मेकिंग का पावर, कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यों को नहीं। ये व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 248। क्लियर? तो इस प्रकार से इन सभी बातों से प्रूफ होता है कि रिलेशन जो मेंटेन किए गए हैं, अथॉरिटी का डिवीजन है, बट सेंटर स्टेट दोनों को इक्वल नहीं, सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया है, स्टेट वीक है। क्लियर? और इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। मैंने मॉर्निंग के क्लास में बताया था कि सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग क्लासिफाई करके स्टडी करेंगे, और क्लासिफाई इस ढंग से मैंने किया। फर्स्ट रिलेशन जो लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध, और सेकेंड रिलेशन जो मैं क्लासिफाई करने चल रहा हूं ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। अब हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, तो सेकेंड रिलेशन होगा, ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध की जो बात की गई है, ये प्रशासनिक संबंध इस प्रकार से व्यवस्था किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध में जो व्यवस्था दिया गया है ये इस तरह से मेंटेन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध में सबसे पहले हम लोग आर्टिकल देखते हैं। इसमें आर्टिकल्स की व्यवस्था है, ये आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, और इसमें आर्टिकल्स हैं 256 टू 263। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध के आर्टिकल। अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में जो व्यवस्था दिए गए हैं इस प्रकार से, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 365। अंडर दिस आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस डायरेक्शन देती है। ये केंद्र की सरकार, ये केंद्र सरकार अंडर दिस निर्देश देती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन निर्देश देती है
ये डायरेक्शन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डायरेक्शन देती है ये डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस आर्टिकल जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, इनकी डायरेक्शन जो दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, इनकी डायरेक्शन को मानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बाउंडेड होती है, राज्य सरकार बाध्य होती है। राज्य की सरकार अगर इनकी डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को पालन नहीं किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 365 पावर है स्टेट गवर्नमेंट की टोटल अथॉरिटी अपने हाथों में ले लिया, यानी स्टेट में इमरजेंसी लग गया। तो इस प्रकार से अंडर आर्टिकल 365 स्टेट पर जबरदस्त कंट्रोल होता है, किसका? सेंटर का। इतना ही नहीं, अंडर आर्टिकल 355, ये आर्टिकल है 352, अंडर दिस आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगाने की व्यवस्था है। जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो स्टेट पर जबरदस्त कंट्रोल होता है सेंटर का, यानी टोटल एक्सिक्यूटिव पावर स्टेट का यूज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ देखा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर भी यूज करती है। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाती है, राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाती है, और स्टेट लिस्ट के मैटर पर लॉ मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट पावरलेस हो गई, शक्तिहीन हो गई। इस तरह से स्टेट पर कंप्लीटली कंट्रोल होगा, पूर्णतः नियंत्रण होता है कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस प्रकार से देखा जाए तो और भी आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की व्यवस्था है। जब स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो अंडर दिस स्टेट की गवर्नमेंट समाप्त हो गई, लेजिस्लेचर भी समाप्त हो गया, स्टेट की सारी व्यवस्था को कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उस रिलेटेड स्टेट में होंगे, यानी गवर्नर, राज्यपाल, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो सारी बातें, सभी कंट्रोल केंद्र सरकार के तरफ से उसमें करेंगे, यानी पूरी तरह से स्टेट पर कंट्रोल सेंटर का हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है 360 इमरजेंसी के लिए, यानी 360 में व्यवस्था है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंडीशन में व्यवस्था क्या होता है? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है राज्यों के भी, ऑल ओवर इंडिया के कहिए, सभी कुछ फाइनेंशियल व्यवस्था मेंटेन करने के लिए बस क्या करेगा? स्टेट और सेंटर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वेतन भत्ते की सेंट्रल गवर्नमेंट कटौती करेगी। तो फाइनेंशियल क्रेडिट जो फेल हो जाता है, स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। इस सिचुएशन में भारत सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लाती है तो ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट पर भी इनका कंट्रोल होता है। तो इस तरह से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में देखा जाए तो सेंटर का जबरदस्त कंट्रोल होता है, और इस तरह से ये कंट्रोल देखने को मिलते हैं। इसी के बाद हम लोग देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल 256। अंडर दिस आर्टिकल सेंटर को पावर है, सेंटर अपने ही वर्क जो उनकी जिम्मेदारी है राज्यों को हैंड ओवर करेगा, सौंपेगा, और उसके निर्देश में राज्य की सरकार सभी कुछ करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर दिस आर्टिकल इतना पावर होता है कि वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए कैसे आपको क्या करना है, और उसी के इस डायरेक्शन रूपी छड़ी के रूप में, स्टिक के रूप में सभी कुछ करना होगा, उन पर जबरदस्त कंट्रोल सेंटर का होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल, ये आर्टिकल है 312, और 312 में मैंने बताया इसमें व्यवस्था दिया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज का। तो इसमें व्यवस्था है ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाएं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा की जो बात की गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इनके भर्ती, इन पे सारी व्यवस्था है, बट स्टेट में ये वर्क करते हैं। तो स्टेट में सभी सेवाएं अपने देंगे, बट उन पर कंट्रोल की बात देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है। उसमें क्या होता है? तो क्या दिनेश जी आपको डाउट है कि क्लास लाइव नहीं है? क्लास तो लाइव ही चल रहा है, और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट लाइव का एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपको कैसा लग रहा है? क्लास लाइव नहीं है?
किस कारण से आप समझ रहे हैं कि लाइव नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी अपनी रिएक्शन दीजिए दिनेश जी। दिनेश, अच्छा क्लियर हो गए, ओके। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, और अब हम लोग बातें करेंगे ये ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आज के डेट में एक और ऑल इंडिया सर्विसेज है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों सर्विसेज की जो पोस्ट हैं यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी ये सभी अपॉइंटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट। इनमें सर्विसेज जो राज्य में दे रहे होते हैं, राज्य सरकार को किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, कोई एक्शन लेंगे तो राज्य सरकार सिर्फ सस्पेंड कर सकती है, इन्हें डिसमिस करने का पावर नहीं। यानी डिसमिसल पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी स्टेट में, उस स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि इनके लिए लॉ मेकिंग कर सकें। उनके लिए लॉ मेकिंग भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आप कहेंगे पार्लियामेंट के द्वारा। अच्छा, दयानंद जी का थोड़ा विचार देख लें। सभी आर्टिकल को लिखते चले सर। आदेश कीजिए दयानंद जी, कौन सभी? दयानंद जी आदेश करें, सभी से कौन? यानी आर्टिकल 1 से लेकर के और 395। दयानंद जी अपने विचार क्लियर दीजिए, क्या लिखते चलें? आदेश जल्दी करें दयानंद जी। हाँ बोलिए दयानंद जी, क्या लिखना चाहते हैं? बोलिए बोलिए दयानंद जी। दयानंद जी अपनी विचार जल्दी दीजिए। नहीं बोल रहे हैं, जल्दी विचार अपना लिखिए। दयानंद जी जल्दी अपना विचार लिखिए। नहीं लिख रहे हैं, अपना विचार रिएक्शन दीजिए। रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो, एक्शन रिएक्शन जल्दी दीजिए दयानंद। नहीं, दयानंद ये समझिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। और दयानंद बेटे बहुत आसानी से समझ लो, नोट्स जो दूंगा देख लेना अपने पीडीएफ में। उससे तुम पीसीएस, बड़े लेवल के एग्जाम, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, वो क्वेश्चन भी देख लेना, सारे मिल जाएंगे। तो दयानंद बेटा, तुम्हारे एडवाइस से अगर मैं पढ़ाऊं तो मैं टीचर कहलाऊंगा? तुम सजेस्ट करो कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं, जरा ये सोचो। तो इसलिए जो आर्टिकल में एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सब कुछ लिखा हुआ नोट्स में मिलेगा। तो बेटे टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। कोई डाउट हो क्वेश्चन पूछो, सजेस्ट करने के चक्कर में मत पड़ो क्या लिखें क्या ना लिखें। वो डिटेल आर्टिकल को लिखने का मतलब बोर्ड फुल होगा। एक आर्टिकल को लिखने में जितना टाइम होगा उससे कम में एक्सप्लेनेशन हो गया। और नोट्स इसीलिए तो है, तो इसलिए बेटे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सारी सुविधाएं मैं दूंगा और कमीशन उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलें तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद के रिलेशन की बात किया जाए, नेक्स्ट रिलेशन, और नेक्स्ट रिलेशन होगा ये होगा फाइनेंशियल रिलेशन। वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन के लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं और ये आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 264 टू 293। 264 से लेकर 293 इसमें व्यवस्था दी गई। आइए देखा जाए, ये जो व्यवस्था दिए गए फाइनेंशियल रिलेशन, इसमें सबसे पहले देखा जाए ये
मेन रेवेन्यू सोर्सेज of central government. और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन रेवेन्यू सोर्सेज की बात किया जाए, यानी केंद्र सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत, केंद्र सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत, केंद्र सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत। केंद्र सरकार के जो प्रमुख राजस्व स्रोत हैं इस प्रकार के हैं। प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार से हैं, जैसे इंश्योरेंस बीमा, इसी प्रकार से देखा जाए बैंकिंग, इसी प्रकार से देखा जाए पोस्टल सर्विसेज, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस प्रकार से देखा जाए तो इनके इनकम के सोर्सेज हैं, इनकम टैक्स एटसेट्रा, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज हैं। और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज हैं, तो उनको भी देख लिया जाए। तो पंकज सिंह, गुड इवनिंग। अजीत कुमार, हेडलाइंस लिखा नहीं है, किसका हेडलाइंस नहीं लिखा है? अजीत जी, हेडलाइंस किसका नहीं लिखा है? चलिए कोई बात नहीं, आइए देखा जाए। अब हम लोग बातें करते हैं मेन रेवेन्यू सोर्सेज। मेन रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत, और राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत में देखा जाए तो इस प्रकार से होंगे, जैसे इरिगेशन चार्ज। अच्छा, पंकज जी कुछ कह रहे हैं, भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। ठीक है, ये भूपेंद्र जी का विचार है। पंकज जी का विचार है सर आई वांट टू परचेज एनटीपीसी क्रैश कोर्स, तो बिल्कुल क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं और आप परचेज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पंकज जी का कुछ और विचार है, हाउ कैन आई परचेज। ठीक है, सभी कुछ आपको मिल जाएगा, हमारे ऐप्स पे जाइए, सारे इंफॉर्मेशन है, आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने की जो बात है आपको मैं बता दूं, मुश्किल से अब आपको 10 घंटे और टाइम लेंगे, तो कितने दिन नहीं, क्लास जैसे लगेगा 10-12 घंटे में आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 12 घंटे के आसपास, 10 से 12 घंटे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कोई टेंशन भूपेंद्र जी, भूपेंद्र पट्टीदार, कोई टेंशन तो नहीं है, हो जाएगा कंप्लीट। आइए, तो मेन रेवेन्यू सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्य स्रोत है इनकम के, उसको देखते हैं। जैसे इरिगेशन चार्ज, सिंचाई शुल्क, इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी है। और देखा जाए इरिगेशन चार्ज के अलावे तो इस प्रकार से हो, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। इसी प्रकार से देखा जाए तो स्टेट के इनकम सोर्सेज के रूप में और भी होते हैं,
जैसे हाउस टैक्स, भवन कर, इसी प्रकार से वाटर टैक्स, जल कर एटसेट्रा स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज और भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, विद्युत शुल्क, ये सभी इनकम के जो सोर्सेज हैं ये इनके होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो इस प्रकार से हम लोग आगे बातें करते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो कुछ इस तरह के भी टैक्सेशन है जो भारत सरकार लगाती है और इस तरह के टैक्सेशन की बातें की गई है 268 आर्टिकल 268 268 में कुछ ऐसे टैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सेंटर स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कुछ ऐसे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट कलेक्ट करती है और सेंटर स्टेट दोनों में बांटे जाते हैं, और कुछ ऐसे जो सेंटर लगाती है, कलेक्ट करती है स्टेट और स्टेट में बांटे जाते हैं। तो इस तरह से डिवाइडेशन किए गए हैं, यानी आर्टिकल 268, आर्टिकल 268 ए में और आर्टिकल 269, ये सभी कुछ आपको डिटेल नोट्स में मिलेंगे। इसी के साथ सेंटर स्टेट रिलेशन की बातें किया जाए तो आप लोगों ने सुना होगा जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया के लीडरशिप में एक कमीशन सेटअप किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ा सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो सेटअप किया गया इन उद्देश्यों के साथ कि सेंटर और स्टेट में रिलेशन कैसे मेंटेन। रणजीत सिंह सरकारिया जो कमीशन के हेड थे, उन्हीं के नाम पर कमीशन का नाम पड़ा सरकारिया कमीशन। लोअर पीसीएस यूपी में पूछा गया है कि सरकारिया कमीशन इनमें से किससे रिलेटेड था। उसमें बहुत सारे जो बातें दी गई 4 ऑप्शन में, जैसे टैक्सेशन से संबंधित, ठीक है। इस प्रकार से अनेक ऑप्शन, सही जवाब आपका होगा सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित। आइए देखा जाए, रणजीत सिंह सरकारिया सेंटर स्टेट रिलेशन मेंटेन करने के लिए जरूरी समझा कि स्टेट में जो गवर्नर पोस्ट होता है ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकारिया कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दिया था कि स्टेट का गवर्नर जो होना चाहिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति हो जो पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने रिपोर्ट में दिया कि सामान्य व्यक्ति नहीं, गवर्नर ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट, आगे रिपोर्ट में इन्होंने दिया था कि गवर्नर जो होना चाहिए उसका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक किसी भी तरह से संलिप्तता नहीं होना चाहिए। आगे रिपोर्ट में इन्होंने दिया अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक संलिप्तता हो भी तो क्या हो, जस्ट बिफोर अपॉइंटमेंट पॉलिटिक्स से रेजिग्नेशन दे दिया हो, राजनीतिक संलिप्तता न हो। आगे यह भी दिया है कि अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो भी तो यह ध्यान देना चाहिए कि स्टेट में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उस पार्टी का न हो, सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उस पार्टी का भी न हो, दोनों से तटस्थ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि निष्पक्षता रहेगा। अगर स्टेट के पार्टी का होगा तो स्टेट के पार्टी का फेवर करेगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प करेगा, फेवर करेगा और निष्पक्षता नहीं होगा। तो इस थिंकिंग के साथ इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। साथ साथ अपने रिपोर्ट में यह भी दिया कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो बाई प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट गवर्नर के अपॉइंटमेंट में रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी कंसल्ट करें। अर्थात अंडर आर्टिकल 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था दिया कि आर्टिकल 155 में जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है 155 में अमेंडमेंट करके सुधार करना चाहिए कि प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करने से पहले रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करें। इन उद्देश्यों के साथ सरकारिया कमीशन अपने रिपोर्ट में दिया कि जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्टेड पोस्ट है, अगर उसको इग्नोर किया जाएगा तो डिस्प्यूट बढ़ेगा, उसको महत्व विश्वास में लिया जाएगा तो डिस्प्यूट नहीं बढ़ेगा और टकराव नहीं होगा, शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से रिलेशन होंगे। लेकिन आज तक देखा जाए आर्टिकल 155 में कोई अमेंडमेंट करके चेंजिंग नहीं। गवर्नर के अपॉइंटमेंट में जनरली देखा जाए तो सेंटर की जो पार्टी है उसी पार्टी के जनरली गवर्नर होते हैं, यानी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं। अर्थात माना जाएगा सरकारिया कमीशन जो उसको जो रिपोर्ट दिया बड़ा महत्वपूर्ण रिपोर्ट
महत्वपूर्ण रिपोर्ट थे, लेकिन आज तक की सरकारों ने सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट को फॉलो नहीं किए, इंप्लीमेंट नहीं किए। आज भी हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशन जो डिस्प्यूट विवाद देखते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं। कारण यही है पॉलिटिक्स यानी अच्छी बातों को महत्व नहीं दिया गया। आइए इसी के साथ मैं कहूंगा सेंटर स्टेट रिलेशन टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा जुडिशियरी इन इंडिया। यानी नेक्स्ट टॉपिक भारत में न्यायपालिका। जुडिशियरी इन इंडिया। जुडिशियरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। आइए देखा जाए ये क्या है। भारत में न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका। आइए देखा जाए भारत में न्यायपालिका जुडिशरी की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था किस प्रकार से किया गया है। आ रही, अच्छा कोई बात नहीं। तो जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका की जो बात होती है, टॉप मोस्ट जुडिशरी है, सबसे बड़ा न्यायपालिका में जो न्यायालय है, कोर्ट है, ये होता है सुप्रीम कोर्ट। ये है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ये टॉप मोस्ट कोर्ट है। तो सबसे बड़ा कोर्ट है, यह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बातें। सत्य प्रकाश जी, गुड इवनिंग। काफी समय के बाद आप दिख रहे हैं। और सोनू कुमार जी, आपको भी गुड इवनिंग, क्योंकि आर्टिकल के याद दिला रहे हैं, लेकिन आर्टिकल से पहले भी कुछ जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बिफोर फ्रीडम, आजादी से पहले जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट था, मैं उसको पहले याद दिलाना चाहूंगा। आजादी से पहले जो सुप्रीम कोर्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट, नाम तो सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन वास्तव में सुपरमेसी नहीं थी। और आजादी से पहले जो सुप्रीम कोर्ट था, शायद आप लोग जानते होंगे, ये इस्टेब्लिश हुआ 1774 में। तो ये भी कह सकते हैं फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश इंडिया इन 1774, यानी भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में
कलकत्ता शहर में हुआ। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश इंडिया इन 1774 इन कलकत्ता सिटी। तो कलकत्ता शहर में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया और किसके द्वारा? बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी एक्ट के थ्रू 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इन कलकत्ता सिटी। और इस सुप्रीम कोर्ट को पावर आज के सुप्रीम कोर्ट जैसे नहीं था। इस सुप्रीम कोर्ट को आज के जैसे पावर नहीं था। इनके पास पावर क्या थे समझिएगा। इनके पास ऐसे अधिकार पावर नहीं थे जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन निर्णय देता है वो अंतिम माना जाता है, लॉ माना जाता है। लेकिन उस समय के सुप्रीम कोर्ट को नाम सुप्रीम कोर्ट था बट सुपरमेसी नहीं थी। यानी उस समय का सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर डिसीजन दिया तो वो केस अंतिम न्याय के लिए आपको जाना होता था। कहां जाएंगे? प्रिवी काउंसिल। तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता था उसके बाद भी जाना पड़ता था अंतिम न्याय के लिए। कहां पर? प्रिवी काउंसिल। ये था प्रिवी काउंसिल, यहां जाना पड़ता था। और आप ध्यान दीजिए ये प्रिवी काउंसिल सिचुएटेड था लंदन में। तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट जो फाइनली डिसीजन देता था अंतिम नहीं माना था, जाना पड़ता था अंतिम न्याय के लिए प्रिवी काउंसिल यानी लंदन। अंग्रेजों ने ऐसा व्यवस्था क्यों किया था? अंग्रेजों ने ऐसा व्यवस्था इसलिए किया था क्योंकि हम इंडियंस गुलाम थे। उनको एहसास दिलाना था गुलामी का, तुम सभी इंडियंस गुलाम हो, अंतिम न्याय हमारे दरबार लंदन में मिलेगा। आज के डेट में देखा जाए तो आज इंडिया जो फ्री आजाद है, इंडिया के संविधान में जो ये व्यवस्था दिया गया, आज का सुप्रीम कोर्ट रियली सुप्रीम है। सिर्फ नाम सुप्रीम नहीं है, काम भी सुप्रीम कोर्ट। आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डिसीजन देता है वो अंतिम माना गया है, वो एक लॉ कानून माना जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो आज हमारा है ये इंटरप्रेटर भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भारतीय संविधान का व्याख्याता भी सुप्रीम कोर्ट ही है। और जो भी ऑर्डर डिसीजन देता है उसके अगेंस्ट अदर कोर्ट में हम लोग आज नहीं जा सकते। जो भी ऑर्डर डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट आप उसी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जिसको बोला जाता है रीअपील, उसके अगेंस्ट किसी दूसरे कोर्ट में नहीं। यानी जो भी ऑर्डर वो देता है वह सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है, अंतिम उसका डिसीजन माना गया है और उसे लॉ कानून कहते हैं। अपने दिए गए पूर्व के डिसीजन को, पहले के निर्णय को स्वयं वही सुप्रीम कोर्ट कैंसल रद्द करके न्यू डिसीजन देगा। उसके दिए गए डिसीजन निर्णय को किसी और कोर्ट को ऑर्डर डिसीजन देने का अधिकार नहीं। और इस प्रकार से ये जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया 1774 में, इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सर एलिजाह एमपी। तो ये थे चीफ जस्टिस सीजे, और सीजे जो इसके थे चीफ जस्टिस ये थे सर एलिजाह एमपी। तो ये थे सर एलिजाह एमपी। तो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनका नाम था सर एलिजाह एमपी। तो ये थे सर एलिजाह एमपी, चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। और इस सुप्रीम कोर्ट के अदर जज भी थे। अदर जजेस इस प्रकार से, अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, अन्य न्यायाधीश का नाम चैम्बर्स। चैम्बर्स, नेक्स्ट चैम्बर्स हाइट, और नेक्स्ट का नाम लीमेस्टर। ये मेंबर। तो इस प्रकार से देखा जाए ये व्यवस्था दिया गया था।
ये जज थे। तो चैम्बर्स, हाइट एंड लिमास्टर अन्य न्यायाधीश थे। ये अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका जवाब होगा सर एलिजाह एम्पे। अदर मेंबर थे, अदर न्यायाधीश, अदर जस्टिस थे चैम्बर्स, हाइट एंड लिमास्टर। तो आपसे पूछा जाएगा टोटल जजेज की संख्या कितनी थी? अब आपके पास जवाब है 4। चीफ जस्टिस कौन थे? अदर जजेज में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन अदर जजेज में था। एक ने इसमें से दिया 3 अदर, या कौन इसमें न्यायाधीश नहीं था, 3 दे दिया, ABC, D कोई और दे दिया। क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आइए सुप्रीम कोर्ट जो बिफोर फ्रीडम था उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए इनके बारे में क्या व्यवस्था है। आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 124, अंडर दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया। इस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस एंड अदर 7 जजेज होंगे। तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल जजेस की व्यवस्था 8 जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस व्यवस्था दिया गया। और इनके अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124। तो अनुच्छेद 124 में ये व्यवस्था है। आज जजेस की संख्या बढ़ते बढ़ते हो गया 1 CJ एंड 30 अदर जजेस। कुल न्यायाधीशों की संख्या आज के डेट में है 31 यानी 31। देखिए अपॉइंटमेंट के मामले में बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, इनको समझिएगा। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था थी। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था। बट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस कौन होंगे, ये डिसीजन लेने का पावर, ये डिसाइड करने का पावर प्रेसिडेंट को नहीं, ये पावर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार जिनको चाहती है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना या हाई कोर्ट रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन बाद में व्यवस्था होगा कॉलेजियम व्यवस्था। और कॉलेजियम में क्या व्यवस्था है, अब उनको समझिए। देखिए कॉलेजियम में जो व्यवस्था दिया गया था, ये व्यवस्था इस प्रकार से। कॉलेजियम में गवर्नमेंट ने व्यवस्था दिया कि 1 CJ नंबर फर्स्ट होंगे CJ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट दिया गया सेकेंड 4 अदर जजेस, 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल जजेस कितने हो गए, आप इन्हें कहेंगे टोटल जजेस हो गए 5। तो ये दोनों मिलाकर हो गए ये 5 जजेस, ये व्यवस्था। तो कॉलेजियम में 5 जजेस होते हैं, 5 न्यायाधीश होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टोटल 5 जजेस। और ये कॉलेजियम आज नेम लिस्ट तैयार करती है, और ये नेम लिस्ट देती है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से जितने भी नेम दिए, उस लिस्ट में से जितने नेम सेलेक्ट कर लिए, बस प्रेसिडेंट के पास चला गया,
प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिए, जज अपॉइंट हो गए। माना कि कॉलेजियम ने जजेस का नेम का जो लिस्ट तैयार किए, लिस्ट में कितने नाम दिए, सपोज कर लीजिए 24 नेम, और इसमें से गवर्नमेंट ने 2 जजेस का टू नेम सेलेक्ट कर लिए, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिए, 2 जज नियुक्त हो गए। माना कि 35 नेम दिए, इसमें से 3 या 4 नेम सेलेक्ट कर लिए, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर लीजिए, उतने ही जज होंगे। यानी फाइनली देखा जाए जज कौन होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, ये नेम सेलेक्ट करने का, ये बात डिसाइड करने का पावर प्रेसिडेंट को नहीं है, किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिसाइड करने का पावर कॉलेजियम को भी नहीं। तो इसलिए देखा जाए कि कॉलेजियम व्यवस्था होने के बाद भी जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को। इस प्रकार से ये जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में देखा जाए तो आज भी जुडिशरी में कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको एक बात मैं चर्चा करके सुना दूं कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के मामले में कंट्रोल या जुडिशरी पर कंट्रोल गवर्नमेंट को कैसे माना जाएगा। एक विवाद जो डिस्प्यूट चर्चा हुआ और विशेष रूप से इसको पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बनाया गया, किस तरह से, इनको समझ लीजिए। आपके कंट्री में गवर्नमेंट हुआ करती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट, और उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लोकसभा में थी सुषमा स्वराज जी। उस समय सुषमा स्वराज जी ने स्वयं अपने चेयर के पास खड़े होकर अपना स्पीच वक्तव्य दिया और सुषमा जी बोली कि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिया में जुडिशरी पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। सुषमा जी ने बोला, एग्जाम्पल दिया, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है बाई प्रेसिडेंट, उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का है, क्योंकि कौन होगा जज ये डिसाइड करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसलिए अपॉइंटमेंट के मामले में जुडिशरी पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का। सुषमा जी ने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट का जज कोई व्यक्ति है, तो किसी भी उच्च न्यायालय का जज कोई व्यक्ति है, और उच्च न्यायालय का जज है, हाई कोर्ट का जज है, उसकी भी तमन्ना, उसकी भी मनोकामना, इच्छा है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। हर व्यक्ति को इच्छा होती है बड़े पोस्ट पर पहुंचने का। तो इसलिए वो समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज तभी बन पाएंगे जब गवर्नमेंट हमें चाहती है। और मान लीजिए उसी हाई कोर्ट में उस जज के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई केस है, जाहिर सी बात है जो भी केस किया है, अब वह जज सोचेगा कि किसी भी पर्सन के फेवर में अगर डिसीजन दिए यानी मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो मिनिस्टर नाराज होंगे, फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो प्रयास करेगा मंत्री जी को खुश करने का। ठीक है, इसलिए आप निर्दोष हैं, आपको पनिशमेंट दे दिया और मंत्री को फ्री कर दिया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के चांसेस है, मंत्री जी को खुश किया। इसलिए कहा जाएगा कि बाई अपॉइंटमेंट जुडिशरी पर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सुषमा जी ने बताया कि जुडिशरी तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है। उन्होंने एक प्रपोजल दिया सभी मेंबर के सामने कि मेरे ख्याल से एक प्रपोजल है, जिस प्रपोजल में एक कमेटी होनी चाहिए और उस कमेटी के मेंबर नंबर फर्स्ट होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, और नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, और नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था दिया कि जब इस तरह के व्यवस्था होगा तो इन्हीं कमेटी के रिकमेंडेशन पर जजेस बाई प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होंगे। तो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी के जजेस के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। और सुषमा जी फिर से बताई कि जो प्रपोजल मैंने कमेटी का दिया, इस कमेटी के मेंबर को फाइनल अंतिम मत मानिए, इसको अंतिम मत मानिए। मैं चाहूंगी कि हाउस में जितने भी पार्टी के मेंबर हैं, सभी पार्टी के सोच समझ से एक कमेटी बनाया जाए। इनमें जिस किसी मेंबर को आप चाहते हैं डिलीट करना कर दीजिए, जिस किसी न्यू किसी को चाहते हैं इन्वॉल्व करना, इसमें पार्टिसिपेट करना कर दीजिए। सभी पार्टी के सहमति से, आम सहमति से एक कमेटी सेटअप किया जाए और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बाई प्रेसिडेंट जजेस
जब अपॉइंटेड होंगे तो अपॉइंटमेंट के थ्रू जुडिशरी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा और तब हमारी इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। आप जानते होंगे उस समय कुछ ही समय के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन के समय किसी पार्टी को कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वोट दिखता है। और ऐसे परिस्थिति में फिर जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के आफ्टर बीजेपी जबरदस्त मेजॉरिटी में आई तो बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी जी, जानते ही ये बड़े चालाक पॉलिटिशियन हैं, नरेंद्र मोदी जी समझ गए कि हमारी पार्टी यानी सुषमा स्वराज जी लोकसभा में ये बात बोल चुकी हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने का। अगर लंबे समय तक हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, लंबे समय तक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने का लॉ मेकिंग नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? इंडिया में मीडिया भी और पब्लिक भी क्रिटिसाइज करेगी। आप लोग अपोजिशन में थे तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र करने की बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आप सरकार हो गई तो कुछ नहीं करना है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने चालाकी दिखाया और 2-2.5 महीने में सरकार इस्टेब्लिश होने के बाद 2-2.5 महीने में ही इन्होंने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने का एक प्रयास किया, कानून बनाया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन तैयार कर दिया। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, 99th अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के द्वारा इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया, इस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th अमेंडमेंट से जो बनाया, इस प्रकार से ये था नेशनल जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की व्यवस्था इन्होंने किया, यानी NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC की व्यवस्था किया। और NJAC यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी NJAC। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके मेंबर नंबर फर्स्ट सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजे ऑफ SC यानी सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट 2 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और नेक्स्ट मेंबर सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, यानी हिंदी में केंद्रीय विधि मंत्री। और नेक्स्ट 2 इमिनेंट पर्सन, ये व्यवस्था दिया गया। यानी इसमें आप देख रहे हैं
3 जजेस हो गए। इसमें देखा जाए तो ये हो गए 3 जजेस। आप यहां देखिए, ये दोनों को लेकर आप कहेंगे ये हो गए 3 जजेस ऑफ एससी। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश हो गए, एक चीफ जस्टिस, 2 अदर जजेस, और सेंट्रल लॉ मिनिस्टर और 2 इमिनेंट, यानी 3 हो गए। ये 3 हो गए, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही होंगे, क्योंकि सेंट्रल लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट जो चाहेगी वही, और 2 जो यहां पर हमने अदर पर्सन की बात किया है, इमिनेंट पर्सन, वो भी गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी। तो आधे लोग तो गवर्नमेंट को हो गए। योगी जी जय श्री राम। और योगी जी ने कुछ और अपना कमेंट दिया है, मैं पढ़ लूं। सर जी, हिस्ट्री बाली लाइव क्लास, हिस्ट्री बाली, अच्छा, हिस्ट्री बाली लाइव क्लास में मेरा कमेंट बाला ऑप्शन हैंड कर दिया गया है, प्लीज ओपन करा देना। अच्छा चलिए ठीक है, हैंड करा दिया गया है, बचा बंद करा दिया गया, बंद कर दिया गया है, ठीक है, ओपन करा देना, ठीक है, तो हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और आकाश जी का भी विचार थोड़ा मैं पढ़ लूं। सर, रत्ती के अंदर, ये क्या आरटीआई, अच्छा, आरटीआई के अंदर कॉलेजियस सिस्टम के बारे में जाना जा सकता है। आप ये ध्यान दीजिए, कॉलेजियस सिस्टम के बारे में क्या जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये तो बताइए। आरटीआई के मामले में कॉलेजियम सिस्टम से क्या जानना चाहते हैं? आपका तो ये मुद्दा है ही नहीं है सामने, तो कैसे बताया जाए? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी जो व्यवस्था दिया गया, इसको इंडिया की इंटेलेक्चुअल पर्सन ने इसका विरोध किया। तो इंडिया के बौद्धिक लोग ने इसका विरोध किया, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज व्यवस्था अच्छा है। इन्होंने समझा कि बाय दिस कमीशन जो जजेस रिकमेंडेड होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नियुक्ति के लिए, इसमें आधे लोग तो गवर्नमेंट के हैं, आधे ही लोग जजेस न्यायाधीश हैं। तो वास्तव में इनके रिकमेंडेशन पर जजेस जो नियुक्त होंगे, अपॉइंटेड होंगे, इसके द्वारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, यानी जुडिशरी पर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा बाय अपॉइंटमेंट। पब्लिक ने विरोध किया, लेकिन हम आप जैसे लोग सामान्य रूप से थोड़ा सा विरोध करके शांत हो गए। आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया। मैं कैसे मानता हूं सीरियसली? इमीडिएट जून के महीने हॉलिडे का समय था और 5 जजेस का बेंच सुप्रीम कोर्ट तैयार कर लिया। मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में, संवैधानिक मामले में जब किसी केस का हियरिंग करना होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इस केस में जुडिशरी को हियरिंग करना होता है, तो कंप्लीट बेंच तैयार करना होता है, सीजे को, चीफ जस्टिस को। और कंप्लीट बेंच जो होता है, इसमें एटलीस्ट 5 जजेस होते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्ण पीठ। कंप्लीट बेंच का हिंदी है पूर्ण पीठ, जिसमें कम से कम 5 जज, 5 न्यायाधीश होते हैं और यही हियरिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4 जज हियरिंग नहीं करेंगे, कम से कम 5। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस का बेंच तैयार कर दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के मामले में हियरिंग करने के लिए, और लगातार हियरिंग किया। यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के मामले में 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने मोदी गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी किया, और मोदी गवर्नमेंट के तरफ से जुडिशरी ने कॉल किया। बस पहुंचे कौन? मोदी गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव। जजेस ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया, किस ग्राउंड पर आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया के जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी? गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में क्लियर था, आधे गवर्नमेंट के लोग, आधे ही जज हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रोल इनका है बाई अपॉइंटमेंट। इस तरह से लगातार हियरिंग करता रहा, गवर्नमेंट से सबूत भी डिमांड करता रहा, और इस प्रकार से फाइनली जब डिसीजन दिया तो जुडिशरी समझ गई कि बाय दिस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में
कंट्रोल गवर्नमेंट की होगी, इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगी। और इसी निर्णय के साथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल कर दिया। ये कहते हुए कैंसल किया कि इंडिया गवर्नमेंट को जल्दी ही फ्यूचर में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए कोई अदर बॉडी, अन्य निकाय का गठन करना चाहिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने के चांस ही नहीं। यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएससी के द्वारा भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के चांसेस नहीं है। भारत सरकार को भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र करने हेतु एक दूसरी निकाय का गठन करना चाहिए, जिससे होप हो, उम्मीद हो जनता को कि भारत की जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सकेगी। अब समझ गए होंगे। तो आप देख रहे हैं ये वेदांश का ये कहना है कमेंट नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, और वेदांश ये भी कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपका सुधार करवा रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो अभय का क्वेश्चन है कि सर वर्तमान में कितने जज हैं? अभय जी, एट प्रेजेंट 31 जज व्यवस्था है फॉर्मली, यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 30 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी 1 + 30 टोटल जजेस की संख्या आज के डेट में 31। ठीक है, और इस प्रकार से अजीत जी आवाज सभी को मिल रहा है, किसी का इस तरह का बात नहीं, विचार नहीं, तो इसका मतलब आपका व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है। आप इसके बाद आपका कहना है कि सर जी पीडीएफ हिंदी में पूरा नहीं है, मिल जाएगा अजीत जी। आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इससे आगे तक का पीडीएफ आज नाइट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। योगी जी का भी विचार देख लूं। सर जी सिर्फ अपना ही कमेंट दिखाई देता है, बाकी किसी का भी नहीं। तो योगी जी आपको अपना ही कमेंट तो चाहिए, बाकी की जरूरत क्या है? आप अपना जो क्वेश्चन है पूछिए, समझिए, मैं तैयार हूं, बाकी कमेंट देखने की जरूरत भी तो नहीं है। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग अब बातें करेंगे जुडिशरी के मामले में। नेक्स्ट आइए देखा जाए नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट बातें देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से संबंधित बातें हो गई। अब हम लोग बातें करेंगे क्वालिफिकेशन। तो जजेस की क्वालिफिकेशन इस प्रकार से, इनकी क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं। क्वालिफिकेशन योग्यताएं नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इनके लिए जरूरत क्या है? इनके लिए जरूरत है सबसे पहले सिटीजन, यानी नागरिक होना पहली जरूरत। कोई व्यक्ति कितना हो, विद्वान हो, लॉ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, बट इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य नहीं। ठीक है, अब हम लोग बातें करें नेक्स्ट बातें करें तो नेक्स्ट इनके योग्यता में दिया गया है कम से कम 5 इयर्स तक, कम से कम 5 वर्षों तक ये जज रहने का एक्सपीरियंस। और 5 इयर्स तक जज का एक्सपीरियंस कहां तक? ये होना चाहिए एचसी हाई कोर्ट में। तो इंडिया के किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक जज रहने का एक्सपीरियंस, मोर देन दिस हो, इससे कम ना हो। दूसरी चीज, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक हाई कोर्ट में, आज के डेट में आपके कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो कोई व्यक्ति 25 में से एक हाई कोर्ट में 4 वर्ष जज रहा और गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे हाई कोर्ट में
2 वर्ष जज रहा, 1.5 वर्ष जज रहा, जितना भी रहा, मान लीजिए 2 वर्ष जज रहा, तो आप ये मत समझिएगा कि किसी भी एक हाई कोर्ट में 5 वर्ष नहीं रहा, दोनों को जोड़ लीजिए 6 वर्ष हो गया, और मिनिमम 5 या मोर देन दिस चाहिए, और ट्रांसफर भी हुआ, वो भी हाई कोर्ट है। तो एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट 5 इयर्स कंप्लीट होता है, तो बस उसका योग्य है। नेक्स्ट, भारत का कोई नागरिक जो जज नहीं रहा, उसके लिए भी आपके संविधान में व्यवस्था है। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और हाई कोर्ट्स में जज नहीं रहा, फिर भी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता मानी जाएगी। क्या? कम से कम 10 इयर्स, कम से कम 10 वर्ष या मोर देन दिस एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस हो। तो वकालत करने का अनुभव कम से कम कितने वर्ष? 10। और ये वकालत लोअर कोर्ट का नहीं माना जाएगा, ये वकालत का एक्सपीरियंस कहां का होना चाहिए? हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय और या इनसे बड़े न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट लेवल दिया गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव। ये नेक्स्ट भी क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट योग्यता दिया गया है इस प्रकार से। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में माना जाना जुरिस्ट हो, यानी हिंदी में कहेंगे माना जाना न्यायवादी हो। किसके निगाह में? राष्ट्रपति के। और ध्यान दीजिएगा, माना जाना जुरिस्ट प्रेसिडेंट के ओपिनियन से मतलब प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी प्रेसिडेंट के ओपिनियन से यहां सेंस है गवर्नमेंट का ओपिनियन। तो सरकार जिस किसी व्यक्ति को एक माना जाना एक्सपर्ट मानती है, लॉ का एक्सपर्ट, माना जाना जुरिस्ट, ये प्रेसिडेंट के ओपिनियन से मतलब है सरकार का ओपिनियन। तो इस तरह से योग्यता दिया गया है, भारत का कोई नागरिक है और इस तरह से इनमें से कोई एक की योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक है। अगर मान लीजिए 5 वर्ष जज रहा है, भारत का नागरिक है और 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहा है, योग्य है। भारत का कोई नागरिक है और 5 वर्ष जज नहीं रहा, बट 10 वर्ष या मोर देन दिस हाई कोर्ट में वकालत का एक्सपीरियंस है, तब भी जज के लायक है सुप्रीम कोर्ट में। ये सभी नहीं है, भारत का नागरिक है और गवर्नमेंट के निगाह में माना जाना जुरिस्ट है, चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के योग्य है। तो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए योग्यता क्या है आपने देख लिया। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन होंगे योग्यता से संबंधित कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इनमें से क्या योग्यता, कौन सी योग्यता नहीं है, एटसेट्रा, और जवाब आप दे सकते हैं। आइए, योग्यता भी हो गया, अब हम लोग बातें करें इनके जजेस की ओथ दिलाने की बात। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ बाई सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ बाई प्रेसिडेंट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाए जाते हैं। अदर जजेस की बात किया जाए तो यह भी होगा बाई प्रेसिडेंट। तो जनरली अदर जजेस के वोट दिलाने में ऑथराइज प्रेसिडेंट करता है चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस को दिलाते हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। इसलिए अगर पूछा गया कि अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ बाई, तो आपका सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। क्लियर? क्योंकि प्रेसिडेंट ही किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट है, इसलिए पूछा गया अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ बाई। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश किसके द्वारा ओथ दिलाया जाता है? तो जवाब राष्ट्रपति, यानी चीफ जस्टिस एंड अदर ऑल जजेस शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? इसके बाद शपथ भी हो गया, अब अपने पद को ग्रहण करेंगे, अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो आइए अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट। अर्जुन का कुछ क्वेश्चन आ गया। अर्जुन डिस्ट्रिक्ट आप गलत लिख रहे हैं स्पेलिंग, डिस्ट्रिक्ट का स्पेलिंग होता है DISTRICT, गलत स्पेलिंग है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लोअर कोर्ट कहा जाता है क्या? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों में थोड़ा सा अंतर है अर्जुन, कहने में आप कह लेंगे, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए इन गलतियों को सुधारिए। लोअर कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय हिंदी में कहते हैं। लोअर कोर्ट में 3 टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, समझिएगा अर्जुन बहुत केयरफुल होकर, नहीं तो गलती दोबारा करेंगे। लोअर कोर्ट में 3 टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहिए, 3 टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय। नंबर सेकंड क्रिमिनल कोर्ट, हिंदी में फौजदारी न्यायालय। और नंबर थर्ड रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय।
ये 3 टाइप्स के कोर्ट्स हैं लोअर कोर्ट में, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट में 3 टाइप्स के कोर्ट्स। ध्यान दीजिए, सिविल कोर्ट में पर्सनल प्रॉपर्टी के केसेस लेकर हम लोग जाते हैं, और पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर अगर मारपीट झगड़ा हो गया तो ये क्राइम का मैटर हो गया। अब ये केस जाता है क्रिमिनल कोर्ट में। तो क्राइम से रिलेटेड केस का हियरिंग जो करता है डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज, उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जिला सत्र न्यायाधीश। वही जज जब सिविल के मैटर को हियरिंग करता है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायालय। ठीक है। और दोनों कोर्ट को मिलाकर जो कोर्ट बनता है, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट को मिलाकर जो कोर्ट बनता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। क्लियर? और ध्यान दीजिए, अब रही बात रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस आते हैं। सार्वजनिक संपत्ति से रिलेटेड, जैसे पार्क एटसेट्रा जो ग्राउंड होते हैं, ये एक आदमी का नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनसे रिलेटेड केस होगा, रेवेन्यू के केस होंगे। अब समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो बनता है सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट को मिलाकर, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेवेन्यू का मैटर नहीं होते, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेवेन्यू का मैटर नहीं आते। तो आपको मैं बता दूं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और साथ साथ लोअर कोर्ट की बात करें, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट में रेवेन्यू कोर्ट भी आएगा, क्रिमिनल कोर्ट भी आएगा, सिविल कोर्ट भी आएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 ही कोर्ट इंक्लूड है, सिविल एंड क्रिमिनल, रेवेन्यू नहीं। तो ये कहा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही लोअर कोर्ट कहा जाता है, ये कहना गलत है। अधीनस्थ न्यायालय सभी कोर्ट को कह लेंगे, लेकिन लोअर कोर्ट का मीनिंग होता है ऑल 3 टाइप्स के कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मीनिंग होगा एक्सेप्ट रेवेन्यू कोर्ट, यानी इंक्लूडिंग सिविल कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिला न्यायालय में आते हैं 2 प्रकार के कोर्ट, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय लोअर कोर्ट का जो हिंदी है, अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। तो लोअर कोर्ट में 3 प्रकार के न्यायालय आ गए, और जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 ही प्रकार के। हो गया डिफरेंस? तो ये कहना उचित नहीं है कि लोअर कोर्ट का ये या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर? हाई कोर्ट के नीचे के सभी कोर्ट लोअर कोर्ट में आते हैं, लेकिन अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट बोलना सीखिए। तो जो मैंने सिखाया इस ढंग से बोलना है। क्लियर? जो आपने कहा वो गलत है। आइए रोहित शर्मा जी की भी बातें मैं देख लूं। कचहरी में किसका मैटर होता है? अच्छा, आप ये जानते होंगे कचहरी से मतलब वो जिला की बात करें। अभी मैंने बताया, इसका मतलब लगता है आप सो रहे थे, जगे रहिए। मैंने बताया क्राइम का केस होगा, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज हियरिंग करेगा, लेकिन इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। और इस प्रकार से सिविल का मैटर हियरिंग करेगा डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर? आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, योगी जी ने अभी कहा कि सर जी सुप्रीम कोर्ट का स्पेलिंग योगी होगा, COURT स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि सर जी सुप्रीम कोर्ट हिंदी विरोधी है, हिंदू विरोधी है। कैसे आपने मान लिया? जुडिशरी पर भरोसा कीजिए योगी जी, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, जरूरी है। न्यायपालिका पर विश्वास मत तोड़िए। तो न्यायपालिका एक जजमेंट, निर्णय का काम करती है, किसी का विरोधी किसी के फेवर में नहीं। तो इसलिए भरोसा करना जरूरी है। न हिंदू विरोधी है, न क्रिश्चियन, न मुस्लिम, कोई नहीं। और जिस तरह से जो उचित समझती है वो न्याय निर्णय करती है। तो इसलिए हम लोगों को, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी वर्ग को नहीं मानना चाहिए कि जुडिशरी उनके धर्म के विरोधी है। बिल्कुल ऐसा नहीं। तो जो उचित होता है वो निर्णय देती है, इसलिए यही कहना उचित है। योगी जी का कुछ विचार आया है। कुकी सर जी, कुकी से मतलब क्या है भाई? योगी क्या भाई, क्या ये विचार दे रहे हो? मतलब मैंने नहीं समझा। आज तक जम्मू कश्मीर में हुआ कश्मीरी पंडितों के लिए, अरे ये सब बातें यहां ना करें हम लोग। बहुत सारी बातें पॉलिटिकल मैटर हैं, और जुडिशरी में पढ़ा रहा हूं, रोक करके यही सब हम लोग बातें करते हैं। टॉपिक ही कभी नहीं खत्म होगा, इसलिए ये सब मैटर छोड़िए, पॉलिटिकल मैटर है। वो तो जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, पॉलिटिक्स का शिकार है। नेहरू जी ने ऐसा दाव पेच मार दिया, 370 लग गया आज तक।
ये नेहरू जी के राजनीति का शिकार हुआ। आज तक जम्मू कश्मीर के हालात ही नहीं होते। तो जम्मू कश्मीर का मैटर पूरी तरह से पॉलिटिकल है, जो कांग्रेस ने उसको बर्बाद किया, और उस पर न जाइए, नहीं तो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। हम लोग घंटों डिस्कस करेंगे और फिर मामला सॉल्व नहीं होगा। पूरी तरह से पॉलिटिक्स का शिकार है और जुडिशरी से लेना देना नहीं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। क्वालिफिकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन के बाद हम लोगों ने वोथ की भी बात किया, शपथ की ये भी हम लोग बातें कर लिए। ओथ मैंने बताया कि ओथ इनको दिलाया जाता है, इनको ओथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है, किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट। और इसके बाद अब हम लोग बातें करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अगर पोस्ट वैकेंट होता है तो इनके लिए व्यवस्था दिया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो इनके लिए व्यवस्था है एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आइए देखा जाए, जब कभी भी चीफ जस्टिस का पोस्ट वैकेंट होता है, आप जानते होंगे जुडिशरी के मामले में सबसे बड़ा जुडिशियल पोस्ट कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए असेंबली के मेंबर ने सोचा कि जुडिशियल पोस्ट के मामले में टॉप मोस्ट पोस्ट है, यह पोस्ट वैकेंट नहीं होनी चाहिए। इसी थिंकिंग के साथ असेंबली के मेंबर ने यह व्यवस्था दिया कि सुप्रीम जो पोस्ट है जुडिशियल मामलों में चीफ जस्टिस का, यह वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो जब किसी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पोस्ट वैकेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के किसी अदर जज को अपॉइंट कर देते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। माना कि परमानेंट चीफ जस्टिस का हेल्थ खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, विदेश यात्रा में लंबा चले गए, पोस्ट वैकेंट हुआ किन्हीं कारण से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस। और जब तक ये अपने पोस्ट पर काम करेगा तब तक चीफ जस्टिस के सारे पावर यूज करेगा। उतने दिन का वेतन भी चीफ जस्टिस के हैसियत से प्राप्त करेगा। जैसे ही परमानेंट चीफ जस्टिस रिटर्न वापस आ गए, ऑटोमेटिकली इस पोस्ट से हट जाएगा, एक नॉर्मल जज के रूप में काम करेगा। तो यह है एक्टिंग चीफ जस्टिस जो अपॉइंटेड है बाय प्रेसिडेंट। और इसी के बाद अब हम लोग बातें कर लें, ये होंगे एडहॉक जज। एडहॉक जज यानी हिंदी में इनको कहा जाता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश। आइए देखा जाए ये क्या व्यवस्था है। एडहॉक जज तदर्थ न्यायाधीश की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस प्रकार से। एडहॉक जज तदर्थ न्यायाधीश की जो व्यवस्था है, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा होता है तो एडहॉक जज अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है बाई सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहां कोरम की जो मैंने बात किया तो पार्लियामेंट वाला कोरम नहीं। पार्लियामेंट के कोरम से मतलब है हाउस के टोटल स्टैंड का 110 प्रेजेंस होना चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। अगर किसी भी सदन में सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 से कम सदस्य उपस्थित हैं तो हाउस का हेड ऑर्डर करेगा, हाउस कोरम नहीं कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हाउस की कार्रवाई सस्पेंड की जाती है। जितने समय तक चाहेगा उतने समय निलंबित कर सकता है। लेकिन यहां पर कोरम से मीनिंग क्या है समझिए। दरअसल मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से संबंधित केसेस हैं, मैंने अभी बताया एटलीस्ट 5 जजेस का बेंच हियरिंग करेंगे, यानी कंप्लीट बेंच हियरिंग करेगा। और ऐसे कुछ केसेस हैं तो बेंच तैयार करने में चीफ जस्टिस को दिक्कत हो रहा है, यानी बेंच तैयार करने में जजेस की संख्या कम पड़ी, यानी जज जो भी थे रिटायर्ड होते गए और न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ऐसे परिस्थिति में जजेस की संख्या कम हो गई। और कई ऐसे केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड, यानी कंप्लीट बेंच तही। तो ऐसे मामलों में जुडिशरी की लैंग्वेज में इसी को कहा गया है कोरम, यानी जजेस की संख्या जब बेंच तैयार करने में कम पड़ रही है, इसी को माना गया है कोरम कंप्लीट नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट वाला 110 फार्मूला यहां लागू नहीं है, यह जुडिशियल भाषा में कहा गया। और ऐसे परिस्थिति में चीफ जस्टिस को पावर है एडहॉक जजेस अपॉइंट करेगा तदर्थ न्यायाधीश। बट एडहॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
ऐसे परिस्थिति में चीफ जस्टिस सबसे पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा। तो बिफोर अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का परमिशन अनुमति लेंगे और परमिशन लेने के बाद किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज अपॉइंट करेंगे। बट जिस हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज अपॉइंट करते हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ये कंसल्ट करेंगे, आफ्टर दिस ये अपॉइंट करेंगे। और इस प्रकार से एडहॉक जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, जितने भी परमानेंट जज होंगे उनमें इनकी काउंटिंग नहीं होती है। तो माना कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 28, तो उनमें 4 एडहॉक जज हैं, 28 में काउंटिंग नहीं, तो इनको अलग रखा गया है, 28 जज ही माना जाएगा, इनको जोड़ करके 32 नहीं। या ये मान लीजिए 26 जज हैं और 3 एडहॉक जज, तो 29 नहीं कहा जाएगा, 26 ही कहा जाएगा। दूसरी चीज, सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया है कि एडहॉक जज जो होता है मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, आपका जवाब होगा 2 इयर्स। तो जो भी तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं उनका मैक्सिमम टेन्योर है 2 इयर्स, उसके पहले भी इनकी छुट्टी हो सकती है। कैसे? माना कि गवर्नमेंट ने परमानेंट जजेस की जो वैकेंट सीट थी न्यू अपॉइंटमेंट कर दिया, अब इनकी जरूरत नहीं है तो पहले भी खत्म हो जाएगी। बट जितने दिन काम करेंगे इनके वर्क डिसीजन जो भी दिए हैं पूरी वैलिडिटी है, पूरा इंपॉर्टेंस है और एक जज के ही वेतन मिलेगा, उतने दिन पावर वही होगा। ये होंगे एडहॉक जज। यूपीएससी आईएएस-पीटी में एक क्वेश्चन भी किया है कि एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाई, ऑप्शन दिया था बाई प्रेसिडेंट, ऑप्शन दिया था बाई पीएम, बाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दिस। समझ ही गए। यहां पर यूपीएससी आईएएस में एक बार सेंटेंस देकर भी पूछा है और नीचे सेट तैयार किया है, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। अब कॉन्सेप्चुअल जो सेंटेंस देकर पूछेंगे वो भी आप सही करेंगे, आराम से सभी कुछ डील करेंगे। तो इस तरह से यहां पर सभी जजेस की नियुक्ति संबंधित बातें हुई, ओथ भी हुआ, इनके क्वालिफिकेशन, इंडिपेंडेंट होने से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं मैंने सभी बातें बताया। अब इसी के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर की बातें करेंगे। तो अब आपका हेडिंग होगा पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ये हेडिंग होगा ज्यूरिसडिक्शन, jurisdiction and powers of Supreme Court। यानी हिंदी में आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या ज्यूरिडिक्शन पावर दिया है, इन पर बातें करेंगे। फर्स्ट पावर की बात किया जाए तो ये होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हिंदी में कहेंगे मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात किया जाए तो ये फर्स्ट पावर है। और आज का टाइम रोहित जी, सोनू जी एंड योगी जी, मेरे ख्याल से आज का टाइम हो गया है। तो आज हम अपने वाणी को यहीं विराम करना चाहेंगे, क्लास को यहीं रोकना चाहेंगे और इसी क्रम में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जब भी क्लास होगा तो हम शुरू करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का फर्स्ट पावर से शुरू करेंगे। फर्स्ट पावर है, ये है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पावर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण पावर है। यहां से कमीशन,
CDS, CAPF, UPPCS, स्टेट PCS अनेक, बिहार, राजस्थान और CPO छोटे बड़े एग्जाम में अनेक बार यहां से क्वेश्चन किए हैं। तो ओरिजिनल जुडिक्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार, कैसे कैसे पावर हैं, कैसे कैसे जहां सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसी के साथ हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास से करेंगे। क्लास कंटिन्यू यहीं से करेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। कोई डाउट अजीत जी, योगी, कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसी उमंग के साथ, इसी प्यार के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।